Hello everyone, myself Ayush Devangan, working as a senior HR recruiter at DS Consulting Group. आज हम यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हैं द मोस्ट डायनामिक द मल्टी स्टार HR मैनेजर ऑफ श्री चवन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड श्री नितेश देवांगन जी. श्री चवन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड is involved in herbal products and medicines for many more health problem. इस कंपनी का विजन है कि आयुर्वेदा और स्वदेशी इज़ द रूट ऑफ इंडिया. इसी विजन के साथ कंपनी आज इंडिया में 350 प्लस सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है और 500 डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के साथ 50 से ज़्यादा रोगों का इन्होंने निवारण किया हुआ है. सो अभी हम बात करने जा रहे हैं नितेश जी से. जी नमस्कार नितेश जी. नमस्कार. नितेश जी, आप अपने कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? कंपनी का बेसिकली जो नाम है वो चवन आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके तहत हम दो तरीके से काम कर रहे हैं. वन ऑफ दिस ऑन आयुर्वेदा मेडिसिन्स जस्ट लाइक पतंजलि आप मान के चलिए, और सेकेंड इज द थिंक ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट सेक्टर, जिसमें हॉस्पिटल, मेडिकल, एम्बुलेंस, लैब सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स नेम ऑफ ईहो हेल्थ केयर. तो अभी हमारे पास अगर यूज़र्स की भी आप अगर देखें ईहो हेल्थ केयर में, तो लगभग 75,000 से ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, जो और रेगुलर वो ट्रीटमेंट्स वगैरह का हमारा ले रहे हैं. तो टोटल ऑफ हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं हेल्थ सेक्टर्स के लिए, जिसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के तहत भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अगर कोई जेन्युइन केस है तो उनको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं. अब दूसरे ट्रीटमेंट और हमारे ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, तो ईहो हेल्थ केयर के थ्रू जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वाया टाइप हम उसको रिड्यूसिंग कर रहे हैं. अभी आप मान के चलिए कि आप हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंसेस को आप देखेंगे तो कोई बार्गेनिंग का नहीं है. वहाँ पे जो कॉस्ट उन्होंने बना दिया, जो बिल आपका बना दिया, उस बिल पे आपको पेड आउट करना रहता है. तो अभी हम ईहो के थ्रू क्या कर रहे हैं कि वो जो कॉस्टिंग है वो उसको 50% हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वाया कैशबैक, वाया डिस्काउंट, वाया कुछ ऑफर्स, हम हमारी जो मेन मोटिव है वो टोटल हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस को है वो 50% रिड्यूस करने का है. तो ये हमारा मेन मोटिव है, और उसके लिए आप जैसे सहयोगी के साथ ही हमारे कुछ कैंडिडेट्स भी मिल रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है. तो नितेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक की जर्नी क्या रही है? आपने इस शुरुआत में क्या स्ट्रगल्स किए हैं? आप शुरुआत से आपका यहाँ पे एचआर मैनेजर का जो जर्नी रही है, आप प्लीज़ उनके बारे में हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताइए. देखो, पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि सारी चीज़ें नियति पहले से निर्धारित करके रखती है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं. और मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे एक कहावत है, होनहार के पात चिकने पात, तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर का एक था. और सारी चीज़ें अब जब समझ में आती है, जब आप एक रेशियो पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक विंडो पे पहुंच जाते हैं, तब समझ में आती है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का मायने था जो आपके इस स्ट्रगल से या फिर जो आपके लोग मिले या बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ. तो मोस्टली मेरा जो जन्म हुआ वो दीप का जो माइनिंग एरिया है वहाँ पे हुआ, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में. अब इसके बाद फिर जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो 8वीं तक के वहीं हुई. उसके बाद 9वीं से मुझे आर्य समाज के गुरुकुल में डाल दिया गया, जहाँ पे वेद उपनिषद सवेरे 4 बजे से उठ के मंत्र पाठ करना, पूजा हवन करना, तो एक आध्यात्मिक जो बीज पड़ी तो वो वहाँ से पढ़ी. तो इस तरीके से मैंने फिर वहाँ से ड्रॉप आउट करके फिर घर में आके 12th तक की पढ़ाई की. उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि एनडीए वगैरह का मैंने फॉर्म भरा, बट अनफॉर्चुनेटली एनडीए में हुआ नहीं मेरा. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे AIEEE के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके लिए मैंने इंदौर पे जाके पढ़ाई की. बट वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये फेस हुई कि 1 साल के बाद वो 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजते. तो बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसेस का वहाँ पे था तो जो कि मेरे परिवार के लिए सर्वाइवल नहीं था. और मैं वहाँ पे एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि वो गवर्नमेंट एफिलेटेड था, तो उसकी फ़ीस वगैरह भी काफ़ी कम थी, और उस बिहाफ पे मैं वहाँ पे लिया था. बट वहाँ पे बात बन नहीं पाई, तो इसलिए मैंने पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब का पहला जो जॉब था वो स्टार्टिंग किया, जो कि WCS वर्ल्ड क्लास सर्विस के था, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ही बनाती थी. और वहाँ मैंने कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था. फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके साथ साथ मैंने साथ में इंजीनियरिंग की ड्रॉप आउट किया, और उसके अलावा मैंने BBA कोर्स ज्वाइन किया.
और बीबीए के साथ साथ जॉब पैरेलली चलता था, क्योंकि उस टाइम पे घर की स्थिति भी ऐसी हो गई, जो हमारे फादर थे वो एक्सपायर कर गए, तो घर से जो इनकम ऑफ सोर्स था वो टोटली ख़त्म हो गया। अब मेरे पास ऐसी स्थिति थी, या तो मैं घर आऊँ पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध के, या तो फिर मैं जहाँ गया था वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। तो मैंने वहाँ पे लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने काम किया, और 3 साल में मेरी बीबीए भी कंप्लीट हुई। मैं रिटर्न इंदौर टू बैक बिलासपुर आया, कि थोड़ी सी घर की स्थिति भी सुधर गई थी। मैंने घर में कहा कि मुझे एमबीए करना है, क्योंकि बीबीए कंप्लीट हो ही गया था। उन्होंने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, तो मैंने एमबीए की तैयारी की। मैंने कैट मैट का भी अच्छा प्रिपरेशन किया, कैट में मेरी बहुत अच्छी स्कोर आई, और मतलब इंडिया के टॉप 15 कॉलेज में भी काफ़ी जगह से मेरा हुआ था। बट अगेन वही बातें हुई कि जो रायपुर में जो कोर्सेज 2 लाख 2.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाने थे, उनका वो सिर्फ फीस 5 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास का था। अगेन जो बातें मेरे सामने आई, तो फिर से वही चीज़ें कि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग का देखना पड़ेगा, जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फीस ही नहीं है, इसके अलावा रहने पढ़ने वगैरह सारी चीज़ों का है। अब उसके बाद फिर ऐसे तैसे करके हमने रायपुर में ही ज्वाइन किया, और मोटिव ये था कि प्लेसमेंट कंपनी प्लेसमेंट में हो जाए तो अच्छी खासी नौकरी तुरंत मिल जाएगी। बाहर ढूंढने से तो कम ही मिलता है, मतलब जो जॉब 10,000 की बाहर मिलेगी वो कैंपस प्लेसमेंट में 25,000 की मिल जाएगी। तो इस लक्ष्य से एमबीए का हुआ था। तो एमबीए के 3rd सेम में था, तो उसी बीच गवर्नमेंट आईटीआई में मेरा सिलेक्शन हो गया। वाया एक्सपीरियंस था मेरे पास और कुछ नॉलेज थी, तो इंटरव्यू हुआ था, फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशंस वगैरह, तो गवर्नमेंट आईटीआई पामगढ़ में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गवर्नमेंट आईटीआई में मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर एमबीए 3rd सेम और 4th सेम मैंने सेल्फ स्टडी से दिया, और ये खुदा का एक सहयोग ही समझिए कि मेरे बाकी जो रेगुलर थे उन लोगों से मेरा परसेंटेज काफ़ी अच्छा गया, जबकि मैं एक भी दिन क्लास अटेंड नहीं किया था। बट गवर्नमेंट आईटीआई में मेरा जो ज्वाइन करने का उद्देश्य था वो ये था कि जो मेरे पास शिक्षा मैंने मतलब मेट्रो सिटीज़ में हासिल की है, जो मैंने बड़े शहरों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं इंदौर और जब मैं रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों पे रहा हूँ, तो मुझे ये साफ दिखता था कि वाई छत्तीसगढ़ इज बैक यस, कि इंदौर की सोच क्या है, वहाँ के परसेप्शन क्या है, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और यहाँ की वो सोच ही नहीं थी, यहाँ की हवा में ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने सीखी है अपने 4-5 साल की लाइफ में, वो मैं क्यों ना डिलीवर्ड करूँ। तो वो मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट आईटीआई में, और गवर्नमेंट का टैग भी था, तो सबने सपोर्ट भी किया कि चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब लग गई। बाकी प्राइवेट का तो अब थोड़ी सी मेंटलिटी जो रहती है गवर्नमेंट और प्राइवेट की, तो मैंने लगभग 3 साल की जर्नी वहाँ भी पास करी। और इसी के साथ साथ जब क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में मेरा शुरुआती दौर पे था, तो मुझे बहुत सारा टाइम था, तो उसी बीच पे एमएनसी कंपनी थी ग्रीन लाइट प्लैनेट करके, जो कि लगभग 70+ कंट्रीज़ में काम कर रही है सोलर लैम्प पे। उनसे अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि स्टेट हेड के तौर पे मुझे छत्तीसगढ़ में काम करने का, जिसमें मैं सेल्स, ऑपरेशन, एचआर, ट्रांसपोर्ट सारा चीज़ें मैं देखता था। मेरे अंदर पे कुछ लड़के थे, और जो पार्टनर्स पे चैनल पे काम करते थे वो लगभग 250 लोग थे। तो उन सबको हैंडल करना और संभालने की एकाएक जवाबदारी मिली। टैलेंट तो था ही संभालने का और करने का। तो मैंने गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट उनके साथ सर्विस के साथ साथ मैंने वो भी काम किया। उसमें काम करने का मेरा एम ये था कि उनसे मैं उन गरीब लोगों से जुड़ सकता था जिनको मैं पर्सनली मिलना चाहता था, जानना चाहता था, उनके लिए काम करना चाहता था। तो वहाँ से समझ में आई कि मैं ये 40-50 बच्चों के लिए काम करके मुझे कुछ मिलना नहीं है, मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करना पड़ेगा, तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस जो थी उसको ये छोड़ा, और उसके बाद फिर पूरा फोकस किया
अपने एमएनसी प्राइवेट जॉब पे ही। जी, जी। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी की हैं। मैंने योग साइंस पे भी पीजी किया है, रूरल डेवलपमेंट पे भी किया, कंप्यूटर पे भी किया जी, जी। और एचआर पे भी किया। मैं ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि नियति का ये खेल था नियति का खेल। कि मैं चाह कुछ रहा था और वो बना कुछ रही थी। क्यों बना रही थी, क्यों कर रहा था, उसका मुझे मोटिव नहीं था। मुझे बस था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, कहीं न कहीं मन पे था। तो वो वाली जो काम थी वो मुझे सन किंग ने दिया था, ग्रीन लाइट प्लैनेट ने दिया था, अच्छा। तो उस पे मैंने काम किया। हुँ। 3 साल, 4 साल के बाद कहीं न कहीं ये समझ में आने लगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बहुत मिनिमम कॉस्ट में इसको दे सकती है, बट मैक्सिमम दे रही है और ऐसे लोगों को दे रही है जो कि 5,000 10,000 के लिए लोन ले रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें भी रास नहीं आई, तो कहीं न कहीं दिल खटकता था। काम तो करता था मगर दिल खटकता था। अब इसके बाद फिर मैंने घर में फिर से रिक्वेस्ट किया, मुझे 2 साल का वक़्त दो। 2 साल में मैं ज़रूर कुछ न कुछ फिर से कर लूँगा और अगर मैं नहीं कर पाया तो आफ्टर 2 इयर्स आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर से प्राइवेट कंपनी में कहीं न कहीं मैं सेट हो जाऊँगा। क्योंकि अपनी काबिलियत पे कहीं न कहीं भरोसा था और जैसा बोलते हैं ना वो 3 इडियट्स की जो है लाइन कि काबिल बनो तो सफलता झक मार के वापस आएगा, आपके पीछे आएगी। तो उस तरीके से था कि मुझे अपने आप पे ये था कि मैं कहीं भी जॉब मुझे मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर्स पे। तो मैं 2 साल घर से थोड़ी-सी समय माँग के मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन का किया, जो कि जनरली पीएससी वगैरह का। और मैं तो मानता हूँ कि उस सेक्टर्स में भी आदमी को एक बार कदम रखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको वो उन सारी चीज़ों से आपको बता देते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप बन पाएँ या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, चीज़ें वही रहती है। सेक्टर्स अलग रहता है, पावर अलग रहती है, फैसिलिटी अलग रहती है, मगर जो इंटरनली आप रूट अगर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें सेम रहती है। आप अगर किसी कोई फील्ड में या फिर कोई डिपार्टमेंट में आप अच्छे उच्चाधिकारी बने हैं, तो भी आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे, जो कि एक मल्टीनेशनल में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी स्टार्टअप में आप ऊँचे पोस्ट पे बैठें। तो उन सारी चीज़ों को सीखने का फिर से मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस तक के पहुँचा, बट वहाँ पे फिर से मेरा हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं एक मन कहीं भी टूट भी जाता है कि मेरी किस्मत में हो रहा क्या है। तो लगता था कि भगवान क्या चाह रहा है। मैंने सभी मेहनत किया, पढ़ाई करता था तो बहुत अच्छे ग्रेड आते थे, बट रिज़ल्ट नहीं आता था। और सबको, मेरे रिश्तेदारों को एक बहाना मिल गया था कि तुमने गवर्नमेंट जॉब लगी थी उसको छोड़ दिया। मतलब लगना मुश्किल है ऐसा। तो वहाँ से फिर से मैंने बैक किया और 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, जैसा मैंने घर में प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 2 इयर्स मैं फिर से प्राइवेट जॉब कर लूँगा अगर मेरा होता नहीं तो। बहुत लोगों ने फोर्स किया कि एक बार मेंस से वापसी आए हो, इंटरव्यू से वापसी आए हो, तो एक बार फिर से ट्राई करो। मैंने बोला कि देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर जैसे अगर आपका एक टाइम पीरियड तक की अगर होता है तो आप दो, ऐसा नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो नहीं, जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं। वो चीज़ें किनके लिए रहती है जब आपके पास एज लिमिट रहता है। क्योंकि मैंने जैसे जर्नी का बताया तो मेरे पास एज लिमिट बहुत कम थी। मैं उस कंडीशंस पे खड़ा था जहाँ पे मेरी इनकम ऑफ सोर्स होनी ज़रूरी थी। कहीं न कहीं घर का आसरा भी इस चीज़ से जुड़ा था कि अगर लड़का कमाएगा नहीं तो करेंगे क्या। तो उस तरीके से फिर था, मैंने फिर जॉब का अप्लाई किया था एचआर वगैरह पे, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी था ही। उसी बीच पे मैंने माइंस वगैरह पे भी मैंने काम किया था। तो लगभग टोटल मेरे एजुकेशन तो साथ में चल ही रहते हैं, एजुकेशन के साथ साथ मैं वर्किंग भी चल रहा था। कई जगह पे पार्ट टाइम का करता था, कभी फुल टाइम का करता था। तो लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस भी था। एजुकेशंस में भी लगभग 6 डिग्री की एक्सपीरियंस भी थी। तो उसके भी यहाँ पे वाया टेलीफोनिक हमारे डायरेक्टर सर के साथ, संत श्री देवकर साहब के साथ बात हुई। तो
इनसे मैंने बस यही बोला कि वो बोले कि आप एक बार इंटरव्यू के लिए आइए। जी जी। मैं रहता था कोरबा डिस्ट्रिक्ट में और ये रहते थे रायपुर में, तो लगभग 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। मैं बोला यहाँ से मैं जाऊँ और आपको अगर मैं पसंद ना आऊँ तो फिर मैं वापस आऊँगा, ठीक है। तो मैं बोला मेरी कॉस्टिंग फालतू की नहीं आई है। मैं बोला आपको लेना है सर तो आप टेलीफोनिक आप लो, अब अगर आपको लगता है या फिर मुझे 50% सेटिस्फाइड होता है कि मुझे जाना चाहिए, मतलब ऐसी एटीट्यूड मेरे अंदर थी कि आप मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे, मैं अपने मालिक को सेलेक्ट करूंगा। तो मगर ये इस चीज़ की भी अगर आप देखेंगे देवांगस, तो ये इस चीज़ की भी रूट आपके एटीट्यूड जब बनता है, जब आपके अंदर कुछ हो, जब आपके अंदर अगर ठोस होता है तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं एक समझ के चलिए एक ग्रेथ आ जाता है कि आप उस चीज़ को हक से बोल सकते हो। तो हमारी टेलीफोनिक बात हुई और लगभग मेरे डायरेक्टर सर ने बाद में मुझे बताया कि 3 शॉर्ट लिस्टेड थे। 3 शॉर्ट लिस्टेड में 2 लोग थे जो फेस टू फेस इंटरव्यू दिए थे, एक मैं था जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में था, और लगभग हम लोग की 1.5 घंटे की बात हुई। और 1.5 घंटे में हमारी फाइनलाइज हो गई कि हाँ हमको काम करना है। और उस समय तो पता नहीं था कि क्या है, कैसा है, क्यों है, बट अब आज मैं जब 2 साल होने को आई इस कंपनी में, 3-7 कंपनी में, तब समझ में आया कि वो शुरुआत से ऐसे लड़के ढूंढ रहे थे जिसको सब चीज़ का नॉलेज, जिसको पढ़ाई का भी नॉलेज हो, जिसको ऑपरेशन का भी नॉलेज हो, जिसको HR का भी हो, मार्केटिंग का भी हो, जिसके एजुकेशन भी अच्छा हो, जो कि मतलब एक अच्छा एडवाइजर भी हो, मतलब एक ओवरऑल पैकेज उनको चाहिए था। और मुझे ऐसा समझ के चलिए एम्प्लॉयर चाहिए था जो कि मुझे समझे, जिस काबिल मैं हूँ उस लायक मुझे समझे, जो मेरे अंदर है उस चीज़ का यूटिलाइज करे, ना कि ऐसा नहीं कि कोई एक काम दे के सौंप दिए हैं और उस चीज़ को करें। तो तब जब इस सीट पे जब मैंने बैठा और धीरे धीरे सारी चीज़ें आई, तो जैसे मैंने पहले कहा कि नियति सबको डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं मैं एक एम्प्लॉयर की ऐसे एम्प्लॉयर की तलाश में था जो कि हमारे ऑनर्स की तरह हो। हाँ, और देवकर जी को एक चाहिए था एक ओवरऑल पैकेज वाला लड़का जो कि सारे डिपार्टमेंट को जाने। तो उनको वैसा मिला। तो यहाँ तक की जर्नी जो थी वो अभी तो थी, हालांकि ये बोलने में तो 10 मिनट लग रहा है, मगर काफी इसमें उतार चढ़ाव आए जी। नितेश जी, आप अपने प्रोडक्ट की तरफ से, प्रोडक्ट के थ्रू हमारे बाकी व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हमारा जो मेन मोटिव है, या फिर मैं कहता हूँ कि इंडिया के हर एक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए। अपनों इन द सेंस कि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, तो भगवान भी या फिर प्रकृति भी आपकी साथ देता है ना। अगर हम महाभारत की कहानी भी अगर देखें तो भगवान कृष्ण कौरव या पांडव में पांडव के साथ नहीं थे, वो धर्म के साथ थे। कारण यही है कि आज हम जो इहो हेल्थ केयर के थ्रू या फिर चवन आयुर्वेदा के थ्रू जो काम करना चाह रहे हैं, हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। हम एक जन सेवा, जैसे मैंने अपनी जर्नी में भी बताया कि मेरी भी कहीं ना कहीं मोटिव थी कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो या फिर पब्लिक सर्विस के थ्रू हो या जैसा भी, और वो मौका यहाँ मिल रहा है। तो हमारे डायरेक्टर सर भी एक संत हैं, तो वो इहो हेल्थ केयर के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट के हैं, ऑपरेशंस का है या फिर जनरल ट्रीटमेंट का है, उन सारी चीज़ों के हम मिनिमम कॉस्ट पे हम इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हैं जिनके थ्रू कोई भी हमारे सेंटर पे, कॉल सेंटर पे कॉल करके वो ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं, और वो दवा मतलब ऑथेंटिक है, समझ के चलिए कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे रिजल्ट हैं जो सफ़ेद दाग को ठीक हुए हैं, जो कमर दर्द, घुटने दर्द से परेशान हैं। इवन कई ऐसे केसेस आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, एम्स ने भी जवाब जिनको दे दिया है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को आयुर्वेद ने ठीक किया है। और ये अच्छी बात भी रही है कि आफ्टर कोविड कि जो भी जनरल पर्सन हैं इंडिया के या फिर आउट ऑफ कंट्रीज के भी,
उनकी जो रुझान हुई है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट से आयुर्वेद की तरफ हुई है। और आयुर्वेद तो हमारे समझ के चलिए इंडिया का या हिंदुस्तान का आधार ही रहा है। तो वो हर चीज़ संभव है जो आप चाहते हैं या सोचते हैं। तो हम एक बड़ी सोच के लेकर हम चल रहे हैं। और हम जो एप्लीकेशंस जो लॉन्च किए ईहो हेल्थ केयर, उसके थ्रू हम पूरे इंडिया ना कि इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक नंबर 1 बेस्ट इकोसिस्टम हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और जो हेल्थ केयर की जो एक्सपेंसेस है उसको हम कम से कम 50% रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो यही हमारी जन सेवा है और यही मेरा संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईहो के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ आप जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्वास्थ्य को लेके आप जागरूक हों। और हमारा शुभकामनाएं तो आप सबके साथ हैं जी। एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा नितेश जी कि आजकल के युवा और आजकल के युवा जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स है, जो जॉब सीकिंग स्टूडेंट है, उनको आप अपनी तरफ से और अपनी कंपनी की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आजकल के युवाओं का अगर मैं बात करूं तो माहौल कहीं ना कहीं कोविड के कारण या फिर बाकी चीज़ों के कारण ऐसा हो गया है कि नंबर्स और डिग्रीज तो मिल जाती है, बट मैं मानता हूं कि आपका अगर नंबर्स हैं बट आपके पास एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो वो नंबर कोई काम का नहीं है। इवन आज अगर आप देवांगन सर, आप मुझसे कभी आपने पूछा नहीं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, इस यहाँ पे क्यों कैसे पहुँचे हैं। इवन मैं अपनी ऑनर से भी बात करूं तो अभी आप देवकर साहब से पूछेंगे कि नितेश के पास क्या क्या डिग्री है, उनने आज तक के कभी देखा नहीं है। जब फर्स्ट इंटरव्यू में हुआ था तो एक बार पन्ना पलट के देखा था, बस वही है। तो मेन चीज़ें क्या होती है कि आपका रिजल्ट काम करने वाला नहीं है, आपकी मार्कशीट काम करने वाली नहीं है, काम आपको करना है, सर्विसेज आपको देनी है। तो आप ना कि एजुकेशन पे ज़्यादा जो जरूरी है वो एजुकेशन पे आप कर रहे हैं, मगर जितना तवज्जो आप नंबर्स पे दे रहे हैं उतना ही तवज्जो आपको एक्सपीरियंस पे देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको रिजल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकंड डिवीज़न है या फर्स्ट डिवीज़न है। आपने अगर डिस्टिंग भी हासिल कर ली है बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो खास करके प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बट आपके पास स्किल्स है, आपके पास काबिलियत है, आपके पास टैलेंट है और आप अगर सेकंड डिवीज़न भी हैं तो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि शुरुआत आपकी थोड़ी छोटी हो, बट क्या है कि काम को देख के आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो मैं जो संदेश की बात है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एजुकेशंस को पैरेलली रखें। आप एजुकेशंस को जो ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन हर सेक्टर्स में होना भी चाहिए, मगर एजुकेशन के साथ साथ माइंडसेट ऐसी रखिए कि कुछ ना कुछ आप सीखते रहें, आपके पास एक्सपीरियंस हो, कुछ ना कुछ करते रहें। चाहे वो शुरुआत छोटी होती है, आपकी हर मंजिल एक बड़ी मंजिल की या फिर बड़ी सफलता आप जो भी इंस्पिरेशन आप देखोगे या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, कोई भी व्यक्तित्व के बारे में आज आप पढ़ोगे, तब आप देखेंगे कि उनकी जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटी रहती है, बहुत मामूली रहती है। चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो या XYZ किसी की भी बात करें, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। बट जब आप उनकी लास्ट स्टेज को आप देखेंगे, जब आप उनकी सफलताओं को देखेंगे तो उनकी सफलता सिर्फ चंद लोगों के मोहताज नहीं होती, उनके सितारे अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली शुरुआत आपको छोटी करनी चाहिए, बट उस शुरुआत छोटी के साथ साथ आपको शुरुआत करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं जो इंटरव्यू लिया हूँ आज हमारे नितेश सर का, बहुत ही अच्छा रहा ये। सो इन्हीं के साथ मैं इनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम इनकी कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी बने, इंडिया की ही नहीं विदेश में भी इनका बहुत सारा नाम हो। इसी के साथ हम इस सभा को समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर।